हेलो स्टूडेंट। तो आपके पार्ट थर्ड वचन हो गया कंप्लीट। आज हम पढ़ रहे हैं कारक। तो ये इजी से चैप्टर हैं जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आप। तो हमारे लिए ये रिवीजन जैसा ही है। तो हम 4 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कारक। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। या फिर हम कहें कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है, संबंध पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। तो इजी लैंग्वेज में देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध पता चलता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है? तो राम ने रावण को मारा। तो यहाँ हम बात करें इस पूरे वाक्य में, तो इस पूरे वाक्य में कर्ता कौन है? मतलब काम जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा, ठीक है? और किसको मारा जा रहा है? रावण के द्वारा। और काम क्या है? मारना। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द, तो यहाँ संज्ञा शब्द क्या है? राम और रावण, ठीक है? उनका संबंध क्रिया से, मतलब मारना क्रिया ना, इससे संबंध किसका है? राम और रावण का है। तो ये क्या है? राम ने और रावण को, ये क्या है? यहाँ कारक है यहाँ के। तो देखते हैं हम कारक के भेद। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और जो कारक 8 प्रकार के होते हैं, इन्हीं कारकों को संस्कृत के अंदर क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको संस्कृत में? इन्हीं कारकों को विभक्ति कहते हैं। और प्रत्येक कारक जो होता है ना, ये जो 8 कारक होते हैं, इन प्रत्येक कारकों के लिए एक चिन्ह निर्धारित होता है। इन चिन्हों को क्या कहते हैं हम? विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, ठीक है? तो अब हम देखेंगे ये 8 कारक कौन कौन से हैं, इनके चिन्ह क्या है, इनकी विभक्ति कौन सी है, और इनके उदाहरण देखेंगे हम। तो 8 कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और 8वां संबोधन। और इनके चिन्ह क्या हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे रे अरे ओ, ये सब। तो सबको पता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे अरे ओ रे, ठीक है? तो देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ होता है यहाँ पे? करण और अपादान में। करण में भी से और अपादान में भी से। तो करण और अपादान में कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसके लिए देखिए करण में क्या होता है? कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? किसी की सहायता लेके वो काम कर रहे हैं। करण कारक में कोई भी काम हम करते हैं तो वो क्या होता है? किसी की सहायता लेकर, किसी की हेल्प लेकर, या किसी की मदद के द्वारा हम कुछ काम कर रहे हैं, तब उसमें से लगता है, तब क्या होगा वहाँ? करण। वहीं अगर हम अपादान की बात करें, अपादान में भी से लगेगा, लेकिन क्या होगा? अपादान में आपको पता चलेगा कि वो जो भी हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पर भी अलगाव की बात हो, कि वहाँ वो दोनों चीज़ें जो हो रही है वो क्या हो रही है? एक दूसरे से अलग हो रही है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल दूर जा रही है, अलग हो रही है। तो अलग होने का जहाँ पे भी भाव होगा वहाँ से आया है तो अपादान होगा। और अगर आपको लगा कि यहाँ पर किसी की सहायता के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, किसी की सहायता से कोई काम किया जा रहा है, तो वहाँ क्या आएगा? करण कारक आएगा। जैसे देखिए
जैसे अगर मैं बात करूँ करण के लिए, तो करण की बात करें तो जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा, तो राम पत्र लिख रहा है, किसकी सहायता के द्वारा लिख रहा है? कलम की सहायता लेकर लिख रहा है। तो किसी की सहायता ले रहा है वो पत्र लिखने के लिए, तो आया ना कलम से, तो यहाँ करण कारक क्या है? कलम से, ठीक है। और वो कलम की सहायता लेकर पत्र लिखने का काम कर रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? करण कारक। वहीं अगर हम अपादान की बात करें तो अपादान में देखिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब पत्ते जो है वो नीचे गिर रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं? पेड़ से बिल्कुल अलग हो रहे हैं ना, दूर हो रहे हैं पेड़ से। तो यहाँ पर क्या है? अलग होने की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अपादान कारक। तो चलिए हम इन सब के उदाहरण देखते हैं, उससे पहले इनकी विभक्ति। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति, फिर करम जो है वो द्वितीय विभक्ति, करण तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति, संबंध षष्ठी विभक्ति, अधिकरण सप्तमी विभक्ति और आठवां संबोधन। अब हम उदाहरण देखते हैं। कर्ता कारक का उदाहरण है बिल्ली ने चूहा पकड़ा, ठीक है। तो बिल्ली ने चूहा पकड़ा, तो कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता ने, तो बिल्ली ने, तो ये क्या हो गया? कर्ता। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो जो चिन्ह है कर्ता, जो कारक चिन्ह है उन्हीं में आप किस लगा दो उसके आगे। तो किसने चूहा पकड़ा? बिल्ली ने, तो कर्ता कारक क्या हो गया? बिल्ली। तो आप प्रश्न पूछो उस वाक्य से और उसका जो उत्तर आएगा वो उसका क्या होगा? वो ही कारक होगा। जैसे करम को, तो आप करम का चिन्ह क्या है? को है, उसके आगे आप किस लगा दो और फिर क्या हो जाएगा? किसको। फिर आप उस वाक्य से प्रश्न पूछो। जैसे नेक्स्ट है, रमेश ने मोहन को पत्र लिखा। मैंने ये पूछा आपसे, मैंने पूछा यहाँ पे कर्म कारक कौन है, तो आप क्या करोगे? किसको लगा के क्वेश्चन पूछ लो। रमेश ने किसको पत्र लिखा, तो क्या आ जाएगा? मोहन को, तो मोहन को यहाँ क्या है? कर्म कारक है। वहीं तीसरा है, राम ने कलम से पत्र लिखा। कलम से पत्र लिखा, तो राम क्या कर रहा है? कलम की सहायता से पत्र लिख रहा है ना, कलम की मदद ले रहा है वो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? करण। तो आप क्वेश्चन पूछ लो से के आगे के, ठीक है। तो किस से, तो राम ने किस से पत्र लिखा? कलम से पत्र लिखा। फिर है फोर्थ, संप्रदान के लिए, तो आप के लिए के आगे फिर किस लगा दो? किसके लिए, ठीक है। तो उदाहरण देखिए फोर्थ, सीता रेणु के लिए चाय लाई है, तो सीता किसके लिए चाय लाई है? रेणु के लिए, तो रेणु के लिए यहाँ क्या है? संप्रदान कारक। फिर हम आते हैं अपादान में। अपादान में मैंने बताया था दूर होने का भाव होता है, उसमें अलग होने का। तो जैसे उसका है से, तो किस से, तो पत्ते किस से गिर रहे हैं? पेड़ से गिर रहे हैं। आस्वर आ गया, वो क्या हो गया? उसका अपादान हो गया। अपादान का एक और देखो, जैसे राजू बस से कूद पड़ा, तो राजू बस से कूद पड़ा, तो इसमें अपादान नहीं आएगा क्योंकि वो करण नहीं आएगा, वो किसी की सहायता नहीं ले रहा है। जबकि वो बस से कूद रहा है, तो वो क्या हो रहा है? बस से दूर हो रहा है, बस से अलग हो रहा है। जब वो बस से कूदेगा तो वो बस से अलग हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अपादान कारक। फिर है संबंध में, तो संबंध में भी कहा कि के उसके आगे किस लगा लो, तो क्या? जैसे मोहन की बहन नेहा है, तो किसकी बहन नेहा है? मोहन की, तो मोहन की क्या हो गया? संबंध कारक। संबंध पता चल रहा है ना इसमें। फिर आते हैं हम अधिकरण में। अधिकरण में देखिए, माँ कुर्सी पर बैठी है, तो माँ किस पर बैठी है? कुर्सी पर। तो जितने भी चिन्ह हैं उन सब के आगे आप किस लगा दो? किस। तो जैसे किसने, किसको, किससे, किसके लिए, किससे, किसका, की, के, किस। और अधिकरण में आ जाएगा किस में या किस पर, तो माँ किस पर बैठी है? कुर्सी पर, तो कुर्सी पर क्या हो गया? अधिकरण कारक। और संबोधन में तो कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। जिस संबोधन में क्या होता है? दृष्टि आदि बोधक चिन्ह आ जाता है, तो वो क्या होता है? संबोधन का ही प्रतीक होता है। तो ये आपका हो गया पार्ट 4 कारक। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ये हमारा रिवीजन ही है, पिछली क्लास में हमने देखा है कारक। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे।